विज्ञान के लिए एक प्रश्नमाला लेकर आए हैं। इस प्रश्नमाला में लगभग अपन सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अब तक जितनी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, या फिर सी टेट हो, या एच टेट, या यूपी टेट हो, पी टेट हो, किसी भी स्टेट की कोई भी परीक्षा हुई है और मनोविज्ञान या सीडीपी से रिलेटेड अगर उसमें कोई क्वेश्चन आए हैं तो लगभग सभी क्वेश्चन को अपने इस मनोविज्ञान की प्रश्नमाला सीरीज के तहत अपने पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आप इन प्रश्नों का उत्तर पहले आप देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे व्याख्या के साथ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है कि जब स्वाभाविक उद्दीपक को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है और तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक में स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आ जाते हैं तथा केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर भी जीव स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया देने लगता है। यह अधिगम के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको यूसीएस, सीएस, यूसीएस, यूसीआर और सीएस, यूसीएस ये वाला रूल आपको पता होगा। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको बता दूं कि एक यूसीएस होता है, इससे यूसीआर होता है, यूसीआर, और अगर सीएस प्लस यूसीएस हो तो इससे भी यूसीआर होता है। और अगर लास्ट में अगर हम बात करें सीएस तो सीएस से सीआर होता है। क्या आप इन समीकरणों को याद कर रहे हैं? अगर आपने इवान पेत्रोविच पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को पढ़ा है, जिसको हम क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। एक प्रश्न को मैं पहले ही बता देता हूं, बाकी प्रश्न आप मेरे को बताते रहना, फिर मैं व्याख्या सहित उसका आंसर दूंगा। यूसीएस दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि इसको स्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं और इससे स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। तो ये कह रहा है कि जब स्वाभाविक उद्दीपक को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, ये स्वाभाविक उद्दीपक है और घंटी की ध्वनि, आपने पढ़ा होगा पावलोव के प्रयोग में कि घंटी की ध्वनि जो है ना कंडीशन स्टिमुलस कहलाता है और अनकंडीशन स्टिमुलस जो होता है ये भोजन होता है। घंटी की ध्वनि और भोजन, तो ये घंटी की ध्वनि जो होता है ये अस्वाभाविक उद्दीपक है और भोजन जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक को जब साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक में स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आ जाते हैं, यानी कि यहां पर जो अनुक्रिया होगी वो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। तथा बाद में क्या होता है कि केवल, ये आगे बोल रहा है कि तथा केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर भी जीव स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। अब भोजन को हटा दिया गया, सिर्फ घंटी की ध्वनि प्रस्तुत की तो भी कुत्ते की लार ग्रंथियों से लार स्रावित हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया गया है, ये घंटी की ध्वनि, तो इससे भी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई है, सीआर, कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो ये अधिगम के कौन से सिद्धांत पे ये बात हुई थी? तो इसका आंसर चूंकि मैंने कहा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं, तो इसका आंसर है क्लासिकी अनुबंधन। इसको दोस्तों क्लासिकी अनुबंधन को जो है हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का एक नाम और भी है जिसको संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और दोस्तों ये सिद्धांत 1904 में इवान पेत्रोविच पावलोव ने दिया था और पावलोव जो थे एक रूसी शरीर शास्त्री थे और अधिगम के सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को कहा जाता है। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और कुत्ते का नाम बैक था, BEK, बैक नाम का कुत्ता था इनका, इन पर इन्होंने प्रयोग किया था, 1904 में प्रयोग किया था और अधिगम के सिद्धांतों का ये सबसे प्राचीन सिद्धांत दोस्तों माना जाता है। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। और ये जो समीकरण से रिलेटेड है ना, ये भी फर्स्ट ग्रेड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से सहकारी अधिगम के उद्देश्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से सहकारी अधिगम के उद्देश्य हैं?
चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। फटाफट से देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। यहां पर कुछ कूट दिए गए हैं कि जीवन कौशलों का विकास और अर्जन, सूचनाओं का आदान प्रदान, ऐसे समूह का निर्माण जो साथ मिलकर काम करें। अब इन तीन बातों को पढ़कर आप मेरे को ये बताएं कि आंसर केवल ए और बे है, या केवल ए है, या बे और से है, या फिर तीनों है, ए बे से। क्या आंसर होगा? तो आप इसके आंसर तक पहुंचे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सहकारी अधिगम, कई स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि ये सहकारी अधिगम क्या है, तो उनको उद्देश्य कैसे पता होंगे। तो आप सुन लीजिए, सहकारी अधिगम जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग। दोस्तों ये कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ना, इसको 1930 से 40 के दशक में, 1930 से 40 का जो दशक था इसमें खोजा था। किसने खोजा था? जॉन डीवी ने खोजा था। और इनके साथ कौन थे? कर्ट लेविन, लेविन भी थे, और इनके साथ एक बंदा और था, मार्टिन ड्यूश। मार्टिन ड्यूश, मार्टिन ड्यूश। इन तीन लोगों ने मिलकर जो है ये कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बताया था, जिसको हिंदी में एक बोलते हैं सहकारी अधिगम। या हम ये कह सकते हैं 1930 से 40 के दशक में जॉन डीवी, कर्ट लेविन और मार्टिन ड्यूश ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका अर्थ क्या होता है? सहकारी अधिगम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि आपस में सहयोग करके सीखना, सहयोग करके सीखना या सहयोग से सीखना, आपसी सहयोग से जो सीखा जाता है ना, उसको हम सहकारी अधिगम कहते हैं। और एक चीज और बता दूं कि ये जो सहकारी अधिगम होता है इसके 5 तत्व होते हैं। इसके 5 तत्व हैं दोस्तों। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है सकारात्मक परस्पर निर्भरता। मैं बोल लेता हूं, आप लिख लो चाहे, कि एक इसमें जगह जितनी होगी उतना तो अपन लिख लेंगे, बाकी मैं बोल रहा हूं आप सुन लेना। कि पहला तत्व जो है वो है सकारात्मक परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता, आगे समझ जाइएगा आप। और दूसरा है इसका व्यक्तिगत जवाबदेही। व्यक्तिगत जवाबदेही, व्यक्तिगत जवाबदेही, ये इसका दूसरा तत्व है। और इसका तीसरा तत्व कौन सा है? इसका तीसरा तत्व है प्रोत्साहन संबंधी बातचीत। प्रोत्साहन संबंधी बातचीत, ये इसका तीसरा तत्व है। और इसका चौथा तत्व कौन सा है? इसका चौथा तत्व है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल, ये इसका चौथा तत्व है। और 5वां तत्व अपने दोस्तों इधर लिख लेते हैं, समूह यानी कि ग्रुप। समूह यानी कि ग्रुप, ये 5 सहकारी अधिगम के तत्व हैं। तो एक तरीके से सहकारी अधिगम भी आपने सीख लिया क्या होता है। सहकारी अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सहयोग से सीखना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। 1930 से 40 के दशक में जॉन डीवी ने, कर्ट लेविन ने और मार्टिन ड्यूश ने इसकी शुरुआत की थी। और सहकारी अधिगम के 5 तत्व होते हैं सकारात्मक परस्पर निर्भरता, व्यक्तिगत जवाबदेही, प्रोत्साहन संबंधी बातचीत, सामाजिक कौशल, और 5वां तत्व है दोस्तों समूह। अब मैंने इतनी बातें बता दी, आप मेरे को प्रश्न का उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन से सहकारी अधिगम के उद्देश्य हैं। बताएं दोस्तों, सबसे पहले क्या आंसर होगा? दोस्तों यहां पर आंसर होगा केवल ए और बे। ये हो सकता है क्या? जीवन कौशलों का विकास और अर्जन या सूचनाओं का आदान प्रदान। तीसरा ऑप्शन है कि ऐसे समूह का निर्माण जो कुछ साथ मिलकर करें। बिल्कुल ये आंसर नहीं हो सकता, यहां पर आंसर होगा द, कि ए बे से तीनों। क्योंकि जीवन कौशलों का विकास और अर्जन भी होता है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है, और ऐसे समूह का निर्माण किया जाता है जो साथ मिलकर काम करें। क्योंकि सहयोग से सीखना ही तो सहकारी अधिगम होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आसुबेल के अग्रिम संगठन प्रतिमान की मान्यता नहीं है। अब ये आसुबेल जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आसुबेल से संबंधित बहुत सारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आसुबेल जो है ना, इसको आधुनिक संज्ञानवादी भी कहा जाता है और इसने आधुनिक संज्ञानवाद का सिद्धांत दिया था। और इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो है, जीन पियाजे जो थे ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने ना अधिगम के कुछ प्रकार बताए थे। अधिगम के कितने प्रकार बताए थे इन्होंने? 4 प्रकार बताए थे। इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। पहला था अभिग्रहण, अभिग्रहण करके सीखना। पहला क्या है इनका कि अभिग्रहण करके सीखना, और अभिग्रहण करके सीखना का मतलब होता है लिख कर सीखना, ठीक है। दूसरा इन्होंने अधिगम का प्रकार बताया था अन्वेषण कर, यानी कि खोज करके सीखना, अन्वेषण करके सीखना या खोज करके सीखना, और ये समस्या समाधान पर आधारित होता है। और तीसरा प्रकार जो इन्होंने बताया था वो था रटकर सीखना, रटकर सीखना। और जो चौथा प्रकार इन्होंने अधिगम का बताया था वो था अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण सीखना मतलब समझ कर सीखना होता है। और इसी टाइप को जो है इन्होंने अधिगम, इसी प्रकार से अधिगम जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, ये भी आसुबेल ने कहा था। तो 4 प्रकार का बताया था। अभिग्रहण मतलब लिख कर सीखना, खोज मतलब खोज करके सीखना, अन्वेषण कर सीखना भी कहते हैं, रटकर सीखना भी होता है, और अर्थपूर्ण सीखना भी कहा जाता है। अर्थपूर्ण सीखना होता है समझ कर सीखना। और दोस्तों एक आगमन और एक निगमन विधि होती है, तो ये जो थे ना सीखने की निगमन विधि का प्रयोग करने पर बल देते थे। और निगमन विधि होती क्या है? निगमन विधि होता है पहले नियम बताना और फिर उदाहरण बताना। पहले नियम बताना फिर उदाहरण बताना। जैसे कि आप किसी बच्चे को संज्ञा सिखा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान संज्ञा होता है। फिर आप बच्चे को उदाहरण दे सकते हैं कि आप भी संज्ञा हो, मैं भी संज्ञा हूं, ये शहर भी संज्ञा है, ये हमारा भारत देश भी संज्ञा है। इस तरह से पहले नियम बताकर फिर उदाहरण जो प्रस्तुत किए जाते हैं ना, वो निगमन विधि कहती है। और ये निगमन विधि के ही समर्थक थे। एक आगमन विधि भी होती है, उसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये सिद्धांत आसुबेल ने दिया था, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। लेकिन हमारा प्रश्न कुछ और है कि निम्नलिखित में से कौन सी आसुबेल के अग्रिम संगठन प्रतिमान की मान्यता नहीं है? तो ध्यान से सभी ऑप्शंस को पढ़ें, बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है ये। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आया कहाँ था, संस्कृत शिक्षा विभाग का जो डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था 2022 का हिंदी का, उसमें फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मुझे बताएं यहां पर आंसर क्या होगा। फटाक से आंसर दें। देखें सबसे पहले कौन आंसर देता है। आराम से पढ़िए इन सभी बिंदुओं को, फिर आंसर दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा। आपका आंसर है दोस्तों से। यहां पर हमारा आंसर है से कि यह प्रतिमान विषय सामग्री को प्रस्तुत करने हेतु शिक्षण के प्रचलित तरीके जैसे व्याख्यान विधि तथा अन्य विवरणात्मक वीडियो को स्वीकार करता है। वीडियो को स्वीकार नहीं करता है, यहां पर विधियों को स्वीकार करता है। ये ध्यान रखना, यहां पर वीडियो नहीं है, ये विधियों को स्वीकार करता है। व्याख्यान विधि तथा अन्य विवरणात्मक, विवरणात्मक भी गलत लिखा है, एक साथ होगा, है ना, विवरणात्मक विधियों को स्वीकार करता है। तो ये इसका आंसर था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फैक्ट पर आधारित है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग सीधा फैक्ट पर आधारित है। जीके का सा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा हुआ है वही आंसर दे सकता है। आपके पास ऑप्शन है ए लुम्सडेन, बी एफ स्किनर, स्मिथ या काम्बेल, ई एल थॉर्नडाइक। बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा। ई एल थॉर्नडाइक जो है, इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है इसको और इनको। और दूसरा, ये पशुओं पर प्रयोग करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। पशुओं पर सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किया था। पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग, और इनका प्रयास और त्रुटि सिद्धांत अपने आगे पढ़ेंगे। बिल्ली पर प्रयोग किया था, आगे अधिगम के रिलेटेड जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो यहां पर सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे बी एफ स्किनर। ओके, यहां पर सही आंसर है बी एफ स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूहों में बांटकर परस्पर मिलजुल कर अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे प्रभुत्ववादी अधिगम कहा जाता है, या प्रक्षेपण अधिगम कहा जाता है, या नियंत्रित अधिगम कहा जाता है, या फिर सहकारी अधिगम कहा जाता है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप फटाफट से उत्तर देते रहें, ज़्यादा समय नहीं लगाएं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अपनी तैयारी को परखें और सही आंसर देने की कोशिश करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस पेपर आप पढ़ते रहें। अगर आपके पास समय नहीं है प्रीवियस पेपर को पढ़ने का, तो मैं मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको आपको मैं बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूहों में बांटकर परस्पर मिलजुल कर अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही कि ये सहकारी अधिगम होगा, सहयोग से सीखना। यहां पर आंसर होगा सहकारी अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का लक्षण नहीं है? मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का लक्षण नहीं है, याद रखना, ये है नहीं है, ये गड़बड़ करा देता है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति होगा ना, वो आत्म मूल्यांकन करता रहेगा। इसका आंसर मैं ही बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का लक्षण नहीं है? तो ये तो लक्षण है, मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य होगा वो आत्म मूल्यांकन करेगा, और वास्तविक रूप से जो स्वस्थ मनुष्य होगा वो वास्तविक प्रत्यक्षण भी करेगा। प्रत्यक्षण का मतलब होता है विचारों का निर्माण करेगा, गहराई से सोचेगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का स्पष्ट जीवन लक्ष्य भी होता है। तो यहां पर जो नहीं लक्षण है ना, वो है अति संवेदनशीलता। अति संवेदनशीलता जो होती है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं होती, लक्षण नहीं होता। तो यहां पर नहीं पूछ रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा? अति संवेदनशीलता। ये मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का लक्षण नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार परक उपागम की अवधारणा नहीं है? क्योंकि अपने कम समय में ये वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, कम समय में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आप मुझे आंसर बताएं, मैं आपको आंसर बताऊं, ये कम से कम समय में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार परक उपागम की अवधारणा नहीं है? जरा सोचिए क्या होगा आंसर। वातावरण द्वारा व्यवहार का निर्धारण, या बाह्य प्रेक्षणीय व्यवहार, या आंतरिक कारकों या अचेतन द्वारा व्यवहार का नियंत्रण, या अधिगम के प्रभाव, दंड एवं पुरस्कार। सही आंसर क्या होगा? कौन सी व्यवहार परक उपागम की अवधारणा नहीं है? नहीं है दोस्तों, इस पर फोकस करें आप कि वातावरण द्वारा व्यवहार का निर्धारण, ये तो व्यवहार परक उपागम की विशेषता अवधारणा है, और बाह्य या प्रेक्षणीय व्यवहार ये भी है। अधिगम के प्रभाव, दंड एवं पुरस्कार ये भी व्यवहार परक उपागम की अवधारणा है। लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, नहीं है तो ये है आंतरिक कारकों या अचेतन द्वारा व्यवहार का जो नियंत्रण होता है ना, ये व्यवहार परक उपागम की अवधारणा नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक कथन है, आपको बताना है किसका है। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है पूरा वही दे सकता है इसका आंसर। कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। किसने कहा था? संप्रेषण विचार विनिमय, संप्रेषण यहां कोमा है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था दोस्तों? एंडरसन ने कहा था, लोइंगसन ने कहा था, लुगिश और वीगल ने कहा था, या एडगर डेल ने कहा था? बताएं। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 हिंदी के पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड हिंदी का पेपर दिया था, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको तो पता ही होगा, और जो किसी न किसी वजह से रह गए थे वो देख लें आपने कहीं ये क्वेश्चन तो गलत नहीं कर लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको आंसर बता दूं, यहाँ आंसर होगा एडगर डेल। एडगर डेल जो है इनका ये कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाता है। यह कथन किसका है? यह कथन का क्वेश्चन है। एल्विन स्ट्रॉन्ग का है, मेकॉन तथा रोबोट का है, डेंट का है, या एडगर डेल का है? बताएं।
ये भी कथन है, जिस बच्चे ने डीपली पढ़ा हुआ है उसको ही पता हो सकता है कि ये सही आंसर क्या है, बाकी तुक्का मारने को तो कोई भी मार लेगा। कि शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों के एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्यवस्तु को सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाता है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये एल्विन स्ट्रॉन्ग का है, मेकोन तथा रोबोट का है, डेंट का है, एडगर डेल का है। तो यहां पर सही आंसर होगा मेकोन तथा रॉबर्ट्स। रोबोट नहीं है, ये रॉबर्ट्स है, रॉबर्ट्स, ठीक है, रॉबर्ट्स ये था। और एक अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का कि प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम क्या हैं? अदा के तत्व हैं, प्रदा के तत्व हैं, प्रक्रिया के तत्व हैं या संक्रिया के तत्व हैं? अदा प्रदा इनपुट आउटपुट को कहा जाता है। इंग्लिश में इनपुट और आउटपुट जो है वही अदा और प्रदा होते हैं। प्रक्रिया प्रोसेस होती है। संक्रिया का अर्थ होता है किसी समस्या समाधान के लिए मस्तिष्क में जो हम सोच विचार करते हैं उसको संक्रिया कहते हैं। तो प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम है, क्या है दोस्तों? अदा के तत्व हैं। इनपुट आउटपुट ये अदा प्रदा होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर जो है ना अदा के तत्व होगा। सही आंसर क्या होगा? अदा के तत्व। तो दोस्तों जुड़ना है आपको मनोविज्ञान की प्रश्नमाला से। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में या किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती परीक्षा में, सी टेट में, एच टेट में, यूपी टेट में, आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट परीक्षा में जितने भी मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रश्नमाला सीरीज के तहत आपको सभी करवाए जाएंगे, सटीक आंसर दिए जाएंगे। आरपीएससी की साइट से ही प्रश्न पत्र को उठाया जाएगा, उसी की साइट से आंसर की में जो आंसर दिया गया वही आंसर आपको बताया जाएगा। तो जुड़े रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और फिर अगली क्लास का आनंद लीजिए। अगली क्लास में फिर अपन मिलते हैं, तब तक नमस्कार।